28 जून 1914 एक 19 साल का स्कूली छात्र ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के प्रिंस की गोली मारकर हत्या कर देता है और इस एक घटना की वजह से जंग छिड़ जाती है। एक ऐसी जंग जो 4 साल तक चलती है, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की जानें जाती हैं। एक ऐसी जंग जिसमें कई प्राचीन साम्राज्य खत्म हो जाते हैं। एक ऐसी जंग जो कई देशों और महाद्वीपों पर लड़ी जाती है। आज के दिन हम इस जंग को वर्ल्ड वॉर 1 या प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। सुनने में बड़ा सनसनीखेज लगता है ना, कि किसी एक घटना की वजह से दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 हो गई। अगर हम टाइम मशीन लेकर वापस जा पाते और इस हत्या को होने से रोक पाते, तो क्या दुनिया में कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होती? रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है दोस्तों। कोई भी इतनी बड़ी जंग लंबी और जटिल कारणों की श्रृंखला, कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ रीजंस की वजह से होती है, और फिर एक ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से वह चिंगारी स्पार्क लगती है। कल्पना करो, यहाँ एक डायनामाइट का पहाड़ है और मैं एक छोटी सी माचिस का इस्तेमाल करके इस पूरे डायनामाइट के पहाड़ को फोड़ देता हूँ। तो जो धमाका यहाँ पर हुआ है वो मेरी माचिस की वजह से नहीं हुआ, वो असल में यहाँ पर मौजूद डायनामाइट के पहाड़ की वजह से हुआ है। आइए आज के वीडियो में वर्ल्ड वॉर 1 को समझते हैं। साल 1914 में यूरोप का नक्शा कुछ ऐसा दिखता था। बीच में एक बड़ा सा ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य था, जो आज के ऑस्ट्रिया और हंगरी देशों से कहीं ज्यादा बड़ा था। जर्मनी का साम्राज्य भी आज के जर्मनी से कहीं ज्यादा बड़ा था। पोलैंड का कोई अस्तित्व नहीं था, वह कई साम्राज्यों में बंटा हुआ था। रूस में रशियन साम्राज्य था, आज के तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य था। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस थे। अब एक दिलचस्प बात यह है दोस्तों की ज्यादातर यूरोपीय देश उस समय राजशाही मोनार्क थे, यानी एक राजा महाराजा का शासन होता था वहाँ। असल में सिर्फ 3 देश थे यूरोप में जो लोकतंत्र डेमोक्रेसीज थे, राजशाही नहीं थे। वो थे फ्रांस, स्विट्जरलैंड और सैन मैरिनो। अब पूर्वी यूरोप में कुछ देश हैं जैसे कि सर्बिया, बोस्निया, रोमानिया और बुल्गारिया। इन्हें बाल्कन देश, बाल्कन कंट्रीज कहते हैं। याद रखना, ये हमारी कहानी में काफ़ी अहम है। हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1878 से। रशियन साम्राज्य और ओटोमन साम्राज्य के बीच में एक जंग हुई थी। ओटोमन साम्राज्य एक तरफ था, रशियन साम्राज्य दूसरी तरफ था। जॉइंट बाल्कन देशों की मदद कर रहा था ओटोमन साम्राज्य से आज़ाद होने में। इस जंग के अंत में 1878 में बर्लिन की संधि, ट्रीटी ऑफ बर्लिन पर दस्तखत किए गए थे। इस संधि के अनुसार ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य को अधिकार दिया गया था कि बोस्निया और हर्जेगोविना के इलाके पर वह अस्थायी रूप से शासन कर सकता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह इलाका ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा रहेगा। लेकिन अक्टूबर 1908 में ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य ने बोस्निया और हर्जेगोविना पर कब्जा एनेक्स कर लिया। उस समय का एक राजनीतिक कार्टून बहुत दिलचस्प है, जिसमें ओटोमन साम्राज्य के सुल्तान बेबस खड़े हैं, क्योंकि ओटोमन साम्राज्य के अंदर आंतरिक समस्याएं आने लगी थी, वहाँ क्रांतियां होने लगी थीं। इसी दौरान बुल्गारिया ओटोमन साम्राज्य से आज़ाद हो गया, जैसा कि आप कार्टून के बीच में देख सकते हैं। वो एक स्वतंत्र देश बन गया। बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रियन सम्राट फ्रांस जोसेफ बोस्निया और हर्जेगोविना को भी नक्शे से फाड़कर छीन रहे हैं। अब बोस्निया और हर्जेगोविना 400 साल तक ओटोमन शासन के अंतर्गत रहा था, लेकिन आज़ादी मिलने के बजाय अब एक और साम्राज्य ने आकर उस पर कब्जा कर लिया। जाहिर है बोस्निया में रहने वाले लोग इससे बहुत गुस्से में थे, वो आज़ाद होना चाहते थे। उनके पड़ोसी देश सर्बिया में भी लोग बहुत गुस्से में थे। सर्बियाई लोगों का बोस्नियाई लोगों के साथ न सिर्फ एक भौगोलिक जुड़ाव था, बल्कि एक जातीय जुड़ाव, एथनिक कनेक्शन भी था। दरअसल पूर्वी यूरोप के इन सारे देशों की जातीयता स्लाव्स की है। इन देशों में रहने वाले बहुत से लोग इस जुड़ाव को महसूस करते थे। बल्कि अगर आप नक्शे के निचले हिस्से को देखें, जो गहरे नीले रंग में दिखाए गए देश हैं, इन देशों के लोग खुद को दक्षिण स्लाव, साउथ स्लाव्स कहलाना पसंद करते थे, और बहुत से लोगों ने इन देशों के लिए एक यूनाइटेड दक्षिण स्लाव राष्ट्र, साउथ स्लाविक नेशन की मांग भी की। सर्बिया ने यह शिकायत की कि ऑस्ट्रिया हंगरी का साम्राज्य न सिर्फ बोस्निया पर कब्जा कर रहा है, बल्कि हमारे दक्षिण स्लाव भाइयों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अब इस देश पर कब्जा करने से पहले ऑस्ट्रो हंगेरियन विदेश मंत्री ने पहले ही रूसी विदेश मंत्री से बात कर ली थी कि रूस इसका विरोध नहीं करेगा। हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि हम इस देश पर कब्जा करने वाले हैं, और रूस ने यह बात मान भी ली थी, क्योंकि रूस को बदले में कुछ और चाहिए था। इस नक्शे को देखिए, यह है काला सागर, ब्लैक सी। इसके नीचे है मरमारा सागर, सी ऑफ मारमारा। बीच में से बॉस्पोरस की जलसंधि, स्ट्राइट ऑफ बॉस्पोरस गुजरती है, जो इस्तांबुल शहर को 2 हिस्सों में बांटती है। यह हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के पास था और रूस इसे अपने कब्जे में लेना चाहता था। तो रूस ने ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य से कहा कि हम इस पर कब्जा करेंगे और तुम हमें कुछ मत कहना, और बदले में तुम बोस्निया पर कब्जा कर लो, हम कुछ नहीं कहेंगे। बढ़िया डील है। लेकिन एक समस्या थी। समस्या यह थी कि रूस में भी बहुत से स्लाविक लोग रहते थे, और रूस के अंदर ढेर सारे लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। हम कैसे मान सकते हैं कि ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य वहां पर हमारे स्लाव भाइयों पर कब्जा कर ले? रूसी साम्राज्य पहले से ही कमजोर हो चुका था, उसे अपने लोगों की बात माननी पड़ी। तो इस गुप्त समझौते के बावजूद रूसी विदेश मंत्री ने सर्बिया का समर्थन करना शुरू कर दिया। साल था 1909।
अब ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य जर्मनी की तरफ देखता है और पूछता है, अगर हमने अब सर्बिया देश पर हमला किया और रूस बीच में आ गया, क्या तुम हमारी मदद करोगे? जर्मनी कहता है, क्यों नहीं भाई, हम तो बड़े पुराने दोस्त हैं, बिल्कुल मदद करेंगे। अब दूसरी तरफ रूस फ्रांस से पूछता है, देखो ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य ने पहले बोस्निया पर कब्जा किया और जब सर्बिया ने इसका विरोध किया तो अब ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य और जर्मनी मिलकर सर्बिया पर हमला करने की बात कर रहे हैं। ऐसा करते हैं, हम साथ में मिलकर उन दोनों के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन फ्रांस कहता है, मुझे बोस्निया से क्या लेना देना, होना कुछ भी हो, मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। तो फ्रांस के मना करने पर रूस चुपचाप बैठ जाता है और उसे बोस्निया के इस कब्जे को स्वीकार करना पड़ता है। तो अभी के लिए जो भी जंग का खतरा था, वह वर्ल्ड वॉर का खतरा था, वह थम जाता है। लेकिन उसके बाद आती है फर्डिनेंड की हत्या, द असैसिनेशन ऑफ फर्डिनेंड। दरअसल बात यह है, बोस्निया के जिन लोगों पर कब्जा किया गया था वो चुपचाप बैठने वाले नहीं थे। बोस्निया के लोग अपनी आज़ादी चाहते थे। एक नए क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे यंग बोस्निया कहा जाता था। यह एक छात्र क्रांतिकारी समूह था। सर्बियाई लोग इनकी मदद करने लगे। इनका उद्देश्य था एक आज़ाद देश बनाना, बल्कि इनका उद्देश्य सिर्फ बोस्निया और हर्जेगोविना को आज़ादी दिलाना ही नहीं था, बल्कि उन्हें सर्बिया के साथ मिलाकर एक यूनाइटेड दक्षिण स्लाव राष्ट्र बनाना था। यूगोस्लाविया युगो का मतलब होता है दक्षिण साउथ, तो एक दक्षिण स्लाविक देश बने। स्पॉइलर अलर्ट, बाद में जाकर यह देश बन भी गया, हालांकि आज के जमाने में बनकर टूट भी गया है। खैर, 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड वो अपनी पत्नी सोफी के साथ बोस्निया के उस कब्जे वाले इलाके में सफर करने जा रहे होते हैं। 6 बोस्नियाई क्रांतिकारियों ने प्लान बनाया कि वो इन्हें मार डालेंगे। सुबह करीब 10 बजे एक क्रांतिकारी जिसका नाम था नेडेल्को चाब्रिनोविच प्रिंस की गाड़ी के पास एक बम फेंकता है, लेकिन यह बम गाड़ी से टकराकर साइड की सड़क पर जा गिरता है और फट जाता है, जिससे 20 लोग घायल हो जाते हैं। फर्डिनेंड बचकर भाग निकलते हैं। वे जिस मीटिंग में जा रहे थे उसे सदमे में आकर रद्द कर देते हैं और बोस्नियाई मेयर से कहते हैं, हम आपके शहर घूमने आए और आपने हमारा स्वागत बम से किया, ये तो आउटरेजस है। प्रोग्राम रद्द करके वे अस्पताल जाने का फैसला करते हैं ताकि घायल हुए लोगों से मिल सकें। अस्पताल के रास्ते में उनकी गाड़ी गलती से एक गलत मोड़ ले लेती है। संयोग से उसी जगह पर उन 6 क्रांतिकारियों में से एक गावरिलो प्रिंसिप एक कैफे में बैठा हुआ था। वह तुरंत उठा, पास आया और गाड़ी रुकने पर उसमें बैठे फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी पर गोलियां चला दी। दोनों की मौत हो गई। यह घटना वह माचिस की तीली थी जिसने उस डायनामाइट के पहाड़ में आग लगा दी। इस हत्या के बाद ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य सर्बिया पर बहुत गुस्सा था। उसने सर्बिया को एक बहुत कठोर अल्टीमेटम दिया जिसमें ढेर सारी मांगे थीं। सर्बिया ने ज्यादातर मांगे मान ली, लेकिन कुछ को नहीं माना। ऑस्ट्रिया हंगरी को लगा कि सर्बिया की पीठ रूस थपथपा रहा है। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। अब अलायंसेस का डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ। रूस सर्बिया का साथ देने के लिए ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ युद्ध की तैयारी करने लगा। जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी का सहयोगी होने के नाते रूस को चेतावनी देता है। रूस नहीं मानता। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस पर युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी को पता था कि रूस का सहयोगी फ्रांस भी जरूर हस्तक्षेप करेगा, इसलिए जर्मनी ने एक पुरानी योजना श्लीफन प्लान के तहत फ्रांस पर जल्दी हमला करने का फैसला किया। इस योजना के तहत जर्मनी को बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पर हमला करना था। 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस पर युद्ध की घोषणा कर दी और बेल्जियम पर हमला कर दिया। बेल्जियम ब्रिटेन की गारंटी के तहत एक न्यूट्रल देश था। बेल्जियम पर हमले ने ब्रिटेन को भी युद्ध में खींच लिया। नगर आती 4 अगस्त 1914 को ब्रिटेन ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी। इस तरह सिर्फ कुछ हफ्तों में एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट एक पूर्ण विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर में बदल गया, जिसमें सेंट्रल पावर्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और एलाइड पावर्स रूस, फ्रांस, ब्रिटेन आमने सामने थे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, फर्डिनेंड की हत्या सिर्फ एक ट्रिगर थी। असली कारण तो यूरोप में साम्राज्यवाद, गुप्त संधियां, हथियारों की होड़, राष्ट्रवाद और एक दूसरे के प्रति डर और अविश्वास की वह जटिल चेन थी जो सालों से बन रही थी। वह डायनामाइट का पहाड़ था। प्रिंसिप की गोली वह माचिस थी जिसने उसे भड़का दिया। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये पूरी कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या सच में सिर्फ एक गोली ने पूरी दुनिया को जंग में झोंक दिया था, या ये एक बहाना भर था? अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प और गहरी जानकारी भरी कहानियां पसंद हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका एक लाइक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है।